गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजिको। और मैं राहुल कछावा लेके आ गया हूं आपके लिए एक नेक्स्ट लेक्चर। हमारी मास्टर क्लासेस का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ चुका हूं, जो डिपेंड होगा किस पे, कंडक्टेंस एंड कोलराउस लॉ के ऊपर, जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और इस चैप्टर के अंदर हमारा जो दूसरा लेक्चर है, जो कंडक्टेंस और कोलराउस लॉ पे होगा कि सर ये दोनों क्या होते हैं। तो आज हम हमारे इस लेक्चर के अंदर दोनों के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि सर पहले आपने बोला कंडक्टेंस, तो ये क्या होती है, हमें एक बार ब्रीफ बता दीजिए, उसके बाद हम चालू करते हैं। तो कंडक्टेंस कुछ नहीं होती है बच्चों। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कंडक्ट करना। और हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जनरली हम कंडक्शन किसका देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का। तो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होगी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो हमारे घर में लाइट आएगी। ठीक है ना बच्चों, तो यही क्या होती है, कंडक्टेंस होती है। ठीक है ना, तो हम इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि सर अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये नेसेसरी है कि हमेशा आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉनों पे ही डिपेंड रहना होता है। हो सकता है कोई और भी जवाब हो, क्या पता इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास इलेक्ट्रॉन के अलावा और भी कोई ऐसी चीज हो जिससे, या कोई और भी ऐसा स्पीशी हो केमिस्ट्री के अंदर, उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो वो सब चीजें हम यहाँ कंडक्टेंस में देखेंगे। तो पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक मेटेलिक कंडक्टेंस होती है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होती है। दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा। उसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स आती है, कंडक्टेंस टर्म, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, ओके, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो उन टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये एक रिवीजन क्लास है, तो हम इसके अंदर सबको एक ब्रीफ नॉलेज की तरह देखेंगे। फिर हम कोलराउस लॉ की बात करेंगे, जहां पर हम क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का होता है आयंस का। ठीक है, उसके बाद हम कोलराउस लॉ पे जाएंगे। इस कोलराउस लॉ में देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही क्या होगा, आज का हमारा ब्रीफ होगा कि व्हाट इज कंडक्टेंस और व्हाट इज कोलराउस लॉ। और इनके अंदर हम कुछ डिफरेंट टर्म्स देखेंगे। इनके ऊपर 99.99% क्या होता है, क्वेश्चन हमेशा न्यूमेरिकल बनता है। तो ये जो टॉपिक है अराउंड आपके 2 to 3 मार्क्स का होगा। ठीक है ना, आपके जो पूरी होल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 7 to 8 मार्क्स की होती है, जिसमें से 2 से 3 मार्क्स का, 2 से 3 मार्क्स नर्स इक्वेशन का मैंने आपको बताया था हमारे लास्ट लेक्चर का जो टॉपिक था। और कंडक्टेंस और कोलराउस लॉ, इससे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे अपना नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो नेक्स्ट 2 से 3 और 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, जो भी क्वेश्चन उससे बनता है वो नेक्स्ट टॉपिक से बनेगा। ठीक है, तो सर आप बता ही दीजिए कि ये कंडक्टेंस क्या होती है। कंडक्टेंस को जानने से पहले आपको कंडक्टर को जानना जरूरी होगा। कंडक्टर क्या होते हैं, वो सब्सटेंस के दो, या कोई भी ऐसी चीज, वो थिंग्स जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। कि सर आप उसे कंडक्टेंस कहते हो, सॉरी कंडक्टर आप उसे कहते हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी चल रही। इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से आई, सर फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से आई। फ्री इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ मिले, मेटल्स के अंदर मिले। तो सर यहाँ पर तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कंडक्टेंस 2 तरीके की होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और मेटेलिक कंडक्टेंस। मैं दोनों को ही यहाँ पर लिख देता हूं। पहले हम मेटेलिक कंडक्टेंस की बात करेंगे। मेटेलिक कंडक्टेंस होगी एक, ठीक है ना बच्चों, और एक को होगी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो चलिए हम इनके अंदर डिफरेंस ही देख लेते हैं। कि मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है। तो मेटेलिक तो बच्चों नाम से ही फेमस है कि मेटेलिक कंडक्टेंस जो होगी, वो कंडक्टेंस जो मेटल की वजह से होती है। कि सर मेटल की वजह से कैसे कंडक्टेंस हो गई, मेटल में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिला। अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव करेगा। वो जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, उसे ही हम क्या कहेंगे, मेटेलिक कंडक्टिविटी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो कंडक्टेंस होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक ब्रीफ में यहां लिख रहा हूं। ठीक है ना, समझा आपको पूरा रहा हूं। सेकेंड पॉइंट, कि अब आइए सर कि आप ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हो, ये कौन से कंडक्टेंस है। तो बच्चों ये वो कंडक्टेंस है जो आयंस की वजह से होती है। ये कौन सी कंडक्टेंस है, विच अकर्स ड्यू टू आयंस।
कि सर अब ये क्या नई आपने चीज बता दी, कब से इतने दिनों से आप इलेक्ट्रॉन 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 के गीत गा रहे थे, आज आप आयंस लेके आ गए। तो आप नर्स इक्वेशन में जाओ, आपको एक चीज देखने को मिलेगी बच्चों। क्या? जब हमने वहां पर सेल जो देखा था, डेनियल सेल, दो डब्बे खड़े करे थे, हमने देखा था ना कि एक डब्बा ऐसा था जिसमें खूब सारे पॉजिटिव आयंस हो गए थे और एक डब्बा ऐसा था जिसमें खूब सारे नेगेटिव आयंस हो गए थे, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया था, तो इलेक्ट्रिसिटी रुक गई थी। यहां तक बात समझ में आई ना बच्चों? वो थी डेनियल सेल की, जो पूरा जो प्रोसीजर था वो रुक चुका था। किसकी वजह से? आयंस की वजह से। हमने क्या करा, उन आयन को न्यूट्रलाइज कर दिया। हमने उन आयंस को न्यूट्रलाइज कर दिया एक सॉल्ट ब्रिज लगा करके। अब हमने फिर साइंटिस्टों ने आगे इसकी और रिसर्च करी, उन्होंने देखा कि ये आयन भी तो आपस में मूव करते हैं। एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, दोनों में अट्रैक्शन होता है, ये भी चला, ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इनके अट्रैक्शन की वजह से भी एक कंडक्टेंस हमें डेवलप होती है, जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कहते हैं। और यहां पर ही किसकी वजह से है? ड्यू टू आयंस। जैसे वहां Zn2+ आयन था, वो SO4 2- की तरफ अट्रैक्ट होगा, दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे, इनका भी मोबिलिटी होगी, इनका भी मूवमेंट होगा, इनके मूवमेंट से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हम यहां पर कहेंगे। ठीक है। अब बात आती है रेजिस्टेंस की, कि ये रुकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का इंटरप्शन जरूर होता है। तो यहां पर हम रेजिस्टेंस किसकी वजह से आता है? यहां पर रेजिस्टेंस होता है ड्यू टू कर्नेल्स। इलेक्ट्रॉनों के अलावा जो स्पीशीज होती है ना, कुछ पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, ठीक है ना, जो मेटल आयन बनता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? कर्नेल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू कर्नेल। ठीक है ना। और यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों, ड्यू टू आयनिक मीडियम, या तो आप आयनिक मीडियम के दो और विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। ये सर ये क्या चीज बताई आपने? तो ये कोई भी नई चीज नहीं है कि ये क्या होती है। ठीक है, यहां पर कर्नेल ने कर दिया, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की वजह से आया और इधर ड्यू टू आयंस की वजह से आया। तो लास्ट वाला एग्जाम्पल आप डेनियल सेल का देखिए वापस। जब इतने ज्यादा आयन इकट्ठे हो गए थे, इतने ज्यादा आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन दोनों बंद हो गए, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहां पर क्या हो चुका था कि जैसे कि मैं कह देता हूं, यहां पर एक बात, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर सब पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, ये सब न्यूट्रल हो गए। तो ये यहाँ पर क्या हो चुके? जम चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने बीच में अपनी जगह बना ली है। तो और जो दूसरा पॉजिटिव और नेगेटिव था, ये आपस में अट्रैक्ट होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि ये बीच में ये आ चुके हैं, इन्होंने अपना क्या होता है, एक न्यूट्रल मीडियम बना लिया है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा नहीं, वो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आएगा नहीं। तो शुरू में तो कंडक्टेंस बहुत अच्छी होगी, बाद में कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो चुका है? सॉल्यूशन क्या हो चुका है? विस्कस हो चुका है। तो यही क्या प्रोवाइड करवाता है हमें? सॉल्यूशन के अंदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। तो ये रेजिस्टेंस कौन होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की। ये आयनिक मीडियम कह सकते हो, या आयनिक अट्रैक्शन भी आप कह सकते हो इसे, और विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट चीज, थर्ड पॉइंट आता है टेम्परेचर के ऊपर, कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो सर यहां पर रेजिस्टेंस किस तरीके से डिपेंड करेगा? मैंने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, कर्नेल्स का नंबर इंक्रीज, मतलब उस जो हमारे पास कंपाउंड होगा वो और तेजी से क्या होना? टूटना स्टार्ट होगा, ब्रेक डाउन, या हम कह सकते हैं केमिकल डिकम्पोजिशन और ज्यादा होगा, मोर आयंस बनेंगे। ठीक है ना, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना। तो मैं क्या कह सकता हूं कि मोर नंबर ऑफ आयंस बनेंगे। ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस, यहां पर क्या कर्नेल्स क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं। कर्नेल्स बढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। लेकिन यहां पर ऐसी बात नहीं होती। यहां पर जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये आयनिक मीडियम जो था बीच का, विस्कोसिटी हटने लगती है, क्योंकि ब्रेकडाउन हो गया ना, ये हटने लग गया, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया।
यहां पर आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। रेजिस्टेंस डिक्रीज तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। कौन सी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था हमारे पास, एक कंडक्टिविटी, या हम कह सकते हैं एक कंडक्टेंस के ऊपर ब्रीफ नॉलेज थी कि ये मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम देखेंगे हमारे कुछ जनरल इसके जो टर्म्स आते हैं, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जिनके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो बच्चों अब हम कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जनरली हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, ठीक है, सेल कांस्टेंट होगा, हमारे पास कुछ एक स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी आ जाएगी, ठीक है, कंडक्टेंस आएगी, मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इन सब के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इनके ऊपर एक न्यूमेरिकल 100% कंफर्म। पहला मैं लिखता हूं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बच्चों आप सब जानते हैं, इसका सिंबल होता है आर, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट, ठीक है ना। एक जनरल में आपको इसकी यूनिट के लिए यहां पर मैंने इसे रिप्रेजेंट करा है। दूसरी आती है, एक टर्म आती है जिसे बोलते हैं कंडक्टेंस। जो कंडक्टेंस होगी इसे हम जनरली कह सकते हो आप कि हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंडक्टेंस क्या होती है, सी बराबर 1/आर। ये इसका क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है। ये रेसिप्रोकल कह सकते हो आप, किसकी होती है, रेजिस्टेंस की। जितना कम रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा कंडक्टेंस। ठीक है, अभी हमने बात करी थी टेम्परेचर और कंडक्टेंस के अंदर, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है ना। रेजिस्टेंस बढ़ गया तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो गई, ठीक है ना। अब हम यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1/आर मतलब कि हम कह सकते हैं इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, 1/ओम, या मैं क्या कह सकता हूं, ओम इनवर्स भी कह सकता हूं, और या ओम इनवर्स है तो इसको उल्टा कर दो, महो। सर ये महो महो क्या होता है, महो महो, ठीक है। तो आप कोई सी भी यूनिट यूज कर सकते हो, 1/ओम, ओम इनवर्स और महो, ये तीन हमारे पास इसकी कंडक्टेंस की यूनिट आई है। ठीक है बच्चों, तीसरी टर्म के ऊपर चलते हैं जो बहुत ही कॉमन है, रेजिस्टिविटी। ठीक है ना बच्चों, जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस रेजिस्टिविटी को आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आप कह सकते हो, कहीं बार आ जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इस रो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आर इंटू A/L। ये होती है रेजिस्टिविटी। आर आपको पता ही है बच्चों क्या होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। और ए क्या होगा, एरिया, और एल क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी। सर ये एरिया और लेंथ क्या है और किसके एरिया और लेंथ है, एक्चुअली ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की सर स्पेसिफिक इसमें ऐसी चीज है क्या जो आपने इसको स्पेसिफिक बोला। तो ये हम एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो रेजिस्टेंस निकालते हैं उसे रेजिस्टिविटी यूनिट वॉल्यूम में निकाला है आपने, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको इसकी यूनिट बता देता हूं, फिर हम इस A/L के ऊपर बात करेंगे। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम, या लिखो ओम मल्टीप्लाई एरिया। एरिया की यूनिट हम किस में ले रहे हैं, सपोज आप मीटर में ले रहे हो, ठीक है ना, तो मीटर स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय क्या है, लेंथ है, तो लेंथ तो क्या होती है, एल। ठीक है ना, तो इसकी यूनिट हो जाएगी एम, तो एम टू एम गॉट कैंसल आउट, और ओम इंटू मीटर, यही इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, यूनिट हो जाएगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे रेजिस्टिविटी बोला, ओम इंटू मीटर कह सकते हो आप, या ओम इंटू सेंटीमीटर भी आप इसे कह सकते हो। कि सर अब आप ये राज खोल ही दीजिए कि एरिया और लेंथ क्या होती है। तो एरिया और लेंथ किसका होता है, एक छोटी सी टर्म और आती है, सेल कांस्टेंट, TANT। ये सेल कांस्टेंट ही क्या होता है, ये A/L होता है। कि सर आपने तो डायरेक्ट बता दिया कि नहीं नहीं बच्चों, A/L, सॉरी ये थोड़ी मिस्टेक होगी, L/S, सॉरी
ये सेल कांस्टेंट ही क्या होता है, एल बाय ए होता है। कि सर आपने तो डायरेक्ट बता दिया कि ये जो है यहाँ पर आपने टर्म ली वो एल बाय वो क्या है, सेल कांस्टेंट है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या हो सकती है, रेजिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेल कांस्टेंट। हाँ बिल्कुल हो सकती है। कि सर किसका लेंथ है किसकी एरिया है आप बता ही दीजिए। तो हम क्या है हमेशा किसी सॉल्यूशन की ही बात करते हैं, और सॉल्यूशन में आपने देखे होंगे हमने दो रोड ही खड़ी करी थी। तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के रोड के बीच की, ठीक है ना, नीचे कोई भी एक सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि मैंने सर खाली बिगर में आपने कहा रोड डाल दी है। तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम एल कहेंगे, और ये जो एरिया है इसका, इसे ही हम क्या कहेंगे, एरिया। ठीक है ना, दोनों को एरिया आपको बिल्कुल आपको सेम लेना है, और ये जो डिस्टेंस होगी इन दोनों रोड के बीच की वो होगी एल होगी। ठीक है, इसे ही हमने क्या बोला है, सेल कांस्टेंट बोला है। तो ये हमारे पास अभी कुछ गिनती की टर्म हुई है। पहला रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट हमने क्या बोली थी, ओम बोली थी, और नोटेशन आर। कंडक्टेंस सी होती है, सी बराबर क्या होता है, 1/r। यूनिट 1/ओम या ओम इनवर्स या महो। ठीक है, रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो ओम इंटू मीटर, आप इसे और क्या लिख सकते हो, महो इनवर्स भी लिख सकते हो ना। ओम क्या होता है, अच्छा ओम इनवर्स महो, तो महो इनवर्स ओम हो गया, महो इनवर्स मीटर। ठीक है ना, तो यूनिट कुछ भी यहां पर ही आपको आगे पीछे कर सकते हैं अगर एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आता है तो। फिर से हमने बात करी कि सर ये आपने एरिया लेंथ की बात करी, तो सेल कांस्टेंट जो कि एल अपॉन ए होता है, आपको पता है मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, मीटर इनवर्स होगी या सेंटीमीटर इनवर्स होगी। ठीक है, तो ये इनकी यूनिट होती है। तो ये हमारी तीन टर्म हुई है। इसके बाद अब हम देखते हैं चौथी टर्म जो कि कंडक्टिविटी पे होती है। सर ये क्या है, आपने कभी कभी रेजिस्टेंस, कभी कंडक्टेंस, कभी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, कभी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कभी कंडक्टिविटी। सर हम इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि कुछ बता दीजिए। तो इन्हें हमें आपको बहुत ब्रीफ नॉलेज दे ही रहा हूं, तो अपने पेन पेपर साथ में रखिए और इनके नोट्स बनाइए। इन सबको आप क्या करो, सेपरेट करो। ठीक है ना बच्चों, अब आ जाती है क्या, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को ही हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टिविटी कह दो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह दो। तो ये हमारे पास दो टर्म हो गए। ठीक है, एक तो क्या होगा, कंडक्टिविटी, और एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, इसे हम जनरली एक साइन का यूज करते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, देखो के के आगे एक साइन और बना दो, इसे हम जनरली यूज करते हैं कप्पा। नहीं नहीं बच्चों, पप्पा नहीं, कप्पा। ठीक है, ये क्या होता है, कप्पा। ठीक है ना, कंडक्टेंस क्या होता है, कप्पा। और कंडक्टेंस तो और भी आसान है, ये क्या हो जाता है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हो गया। और रेजिस्टिविटी क्या होती है, 1/r। ठीक है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता था बच्चों, आर ए अपॉन एल। ठीक है ना, तो 1/r इंटू एल अपॉन ऑफ ए। कि हाँ सर बिल्कुल आपने सही बोला कि 1/r इंटू एल अपॉन ऑफ ए इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, आप इतना कह ही रहे हो तो। और 1/r क्या था, कंडक्टेंस था ना बच्चों। कंडक्टेंस सबसे पहला फॉर्मूला रेजिस्टेंस के बाद का, कंडक्टेंस। और एल अपॉन ए, अभी हमने देखा कि एल अपॉन ए को हमने क्या बोला, सेल कांस्टेंट कहा था बच्चों। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, कप्पा बराबर कंडक्टेंस क्या हो गई, जी। मैं एक रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूं। ठीक है, और सपोज सेल कांस्टेंट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, जी स्टार। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन के आया है, और एक हमारे पास जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकला है वो ये निकला है। कि सर एक बार फिर आप हमें इसकी यूनिट भी बता दीजिए, 1/r। ठीक है ना,
तो मैं यहां पर इसे मिटा रहा हूं, अब है ना, लिख लेना इसको कप्पा है। 1/r मतलब कि ओम इनवर्स। ठीक है सर। लेंथ क्या होगी? मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो मीटर टू मीटर गॉट कैंसल, 1/मीटर तो मीटर इनवर्स, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है। और बच्चों, या आप क्या कह सकते हो, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स भी आप इसे कह सकते हो, या ओम इनवर्स। ये कई बार बच्चों इस ओम इनवर्स को, ठीक है ना, इस ओम को हमने जो यहां पर टर्म लिखा है, ठीक है ना, क्या लिखा हमने, ओम इनवर्स, इससे कई बार एक और एक नोटेशन होता है जिससे क्या बोलते हैं, साइमन। तो आप इससे भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, ओम इनवर्स। ये साइमन को आप कह सकते हो, ये साइमन और महो एक ही बात है, एक ही यूनिट है, ठीक है, कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है। ओम इनवर्स को हमने क्या बोला था, महो, MHO, ये आप साइमन का साइन में लगा सकते हो। तो ये क्या हो चुकी है आपके पास, कंडक्टिविटी हो चुकी है। कंडक्टिविटी क्या होती है, अब सबसे पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि सर आपने कंडक्टिविटी बता दी है, लेकिन कंडक्टिविटी क्या होती है? तो ये कंडक्टेंस होती है सारे आयनों की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि अब जहां पर सेल कांस्टेंट आ गया वहां पर हमेशा यूनिट वॉल्यूम की बात करना। आप है ना, सेल कांस्टेंट आ चुका है, वहां यूनिट वॉल्यूम, या तो यूनिट 1 ml ले लो, या मतलब 1 ml ले लो, है ना, और या 1 cm³ ले लो। ठीक है। तो कंडक्टेंस बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी कहेंगे। कंडक्टेंस बाय ऑल द आयंस present इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, उसे ही हमने किससे रिप्रेजेंट करा बच्चों, कप्पा से रिप्रेजेंट करा, और वही हमारी क्या हो चुकी है, कंडक्टिविटी हो चुकी है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। चलिए अब इसके बाद हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी मतलब अब हम पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे देखेंगे। फिफ्थ टर्म हमारी आएगी हम किसके बारे में बात करेंगे, कंडक्टिविटी की ही अगली टर्म होगी, ठीक है ना, मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, ठीक है। इसे हम आप कह सकते हो कोई इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, कोई इसे लेमडा ही ले लेता है, तो जो आपकी इच्छा हो, ठीक है ना, कोई ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं कि आप ये वाला साइन यूज करो या वो वाला साइन आपको यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होती है, वो कंडक्टेंस होती है ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000/m। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों। इस फॉर्मूले में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अच्छा, अब ये m क्या होगी, मोलरिटी हो जाएगी, जो आप क्या होती, कंसंट्रेशन, मोलरिटी। और मोलरिटी की यूनिट क्या हो जाती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना, यूनिट यूनिट है तो आप मोल्स में, मोल बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, यूनिट। दिस इज नॉट मोल अपॉन मोल अपॉन लीटर, फिर वॉल्यूम भी नहीं लिखो, इसे लीटर लिखो, ठीक है। और या आप क्या लिख सकते हो, मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे, या क्या लिखोगे बच्चों, ठीक है ना, इस वे में भी लिख सकते हो। अगर आप सेंटीमीटर में यूज कर रहे हो तो सेंटीमीटर क्यूब लिख लेना, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी आपके पास, इसकी यूनिट हो जाएगी। तो अब हम आगे इसकी यूनिट निकालते हैं यहां से, कि सर कप्पा के, कप्पा की आपने यूनिट क्या रखी थी बच्चों, कप्पा क्या था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, कप्पा क्या था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 की कोई यूनिट होगी नहीं, डिवाइडेड बाय मोलरिटी। मोलरिटी क्या थी, मोल इनटू सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूब। अच्छा, अब एक चीज और देखना, अब आपको इस सेंटीमीटर क्यूब को, आपको पता है कि इसमें हम क्या लेते हैं
कि इस सेंटीमीटर क्यूब को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा बच्चों? हम इसकी यूनिट चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? कि सर आपको यूनिट तो कंफर्म चेंज करनी पड़ेगी कि हम सर किस में इसको चेंज करें कि इस सेंटीमीटर क्यूब को हमको मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो आप जनरली कोई सी भी इसको आप चेंज करो, ठीक है ना। अब जब चेंज करोगे तो आपको जो फाइनल चीज मिलेगी, हम आपको यहाँ पर फाइनल लिख के दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बिकॉज एक रिवीजन है तो आप इसकी यूनिट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है ना। जो फाइनल यूनिट होगी वो होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ये तो क्या था? मोलर कंडक्टिविटी। एक और कंडक्टिविटी होती है, यहां पर हमने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करी थी, है ना। अब एक और कंडक्टिविटी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जिसे लेमडा आप एन कह सकते हो, ठीक है ना। आप या तो लेमडा इसे भी हम क्या कहते हैं? एक तरीके से लेमडा एन का ही साइन कह सकते हो, या कई बार क्या होता है कोई इक्विवेलेंट भी लगा देता, तो आप इक्विवेलेंट का साइन भी लगा दो, एक ही बात है। यहां पर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम क्या बात करेंगे? तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा लेमडा एन, हम यहां पर इक्विवेलेंट, ठीक है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन ऑफ एन। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। कि सर यहां पर एन क्या चीज है? तो हमने एन को पहले ही कैलकुलेट करके बता दिया था हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स की जो टॉपिक था, जो सेशन था उसके अंदर, कि ये एन क्या होता है? नॉर्मलिटी होती है, ठीक है ना। तो नॉर्मलिटी को आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप एक चीज देखो, हमको दोनों में जब रिलेशन निकालना होगा तो देखो मैं एक काम करता हूं, देखो लेमडा एम डिवाइडेड बाय लेमडा इक्विवेलेंट वेट कर दूं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है ना। अच्छा, लेमडा एम क्या था? कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम, डिवाइडेड बाय कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। कप्पा इंटू 1000 टू कप्पा इंटू 1000 गॉट कैंसिल आउट। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं। तो मैं क्या कह सकता हूं? लेमडा एम डिवाइडेड बाय लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन अपॉन ऑफ एम। और वहां कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर जब मैं नॉर्मलिटी पढ़ाई थी, वहां मैंने बताया था कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है। ये कौन है? नानी। ये कौन है? मम्मी। नानी बड़ी है मम्मी? सर मम्मी बड़ी? नहीं नहीं, नानी बड़ी। तो नानी क्या हो जाएगी? मम्मी इंटू एक्स, जो क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर होता है, अपॉन एम, एम टू एम गॉट कैंसल आउट। तो मैं इसे यहां लिख रहा हूं, है ना। तो एक नया रिलेशन मिल बिना मुझे इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये क्या है? एक्स वैलेंसी फैक्टर, ठीक है ना बच्चों। तो इन दोनों में जो रिलेशन होगा कि जो लेमडा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी होती है वो एक्स टाइम होती है, न किसके बराबर होगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी कुछ जनरल टर्म्स थी जो किस पे डिपेंड थी? कंडक्टेंस के ऊपर, ठीक है ना। तो कंडक्टेंस की हमारी सारी टर्म यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा, तो अब बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ n/10 KCl सॉल्यूशन at 20 degree centigrade is 0.02 ohm inverse centimeter and the resistance of the cell containing this solution is 55 ohm. Find cell constant. तो आपको क्या क्या दे रखा है पहले वो लिख लो। न्यूमेरिकल का पहला रूल है, क्या क्या दे रखा? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब आपको कप्पा दे दिया है 0.02 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। n/10 मतलब आपको नॉर्मलिटी भी दे रखी है 1/10, ठीक है, 1/10 KCl की, ठीक है। और रेजिस्टेंस आपको दे रखा है क्या? 55 ओम। और आपको निकालना है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है? L अपॉन ए आपको फाइंड करना है। तो हमें सिंपल सा एक फॉर्मूला पता है कि कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑफ आर इंटू क्या होता है? ये आपके पास क्वेश्चन है,
1/r इंटू L/A। यही होता है। ठीक है बच्चों, आपको क्या निकालना है? L/A निकालना है। कप्पा इंटू आर इजिकल टू जी स्टार बना रहा हूं मैं, क्योंकि यही सेल कांस्टेंट है। कप्पा की वैल्यू कितनी दे रखी, अब आप देख रहे हो, आपको नॉर्मलिटी एक्स्ट्रा दे दी है, तो बच्चे यहां पर फंस जाएंगे कि इसका भी कहीं ना कहीं यूज होगा। इसको यूज में लेने के लिए बच्चे कहीं ना कहीं कप्पा इज इक्वल टू 1000/n, ठीक है, वहां कप्पा की वैल्यू ये रखेंगे, फिर वो सोल्व करेंगे। इतना क्यों जाना? 0.02 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 55 ओम। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगी? सेल सेल कांस्टेंट हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ओम इनवर्स से ओम कैंसिल, सेंटीमीटर इनवर्स में आंसर है। तो मीटर सेंटीमीटर अपन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसका मतलब आप जो कर रहे हो सही है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एक इस अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उससे बेस्ड एक क्वेश्चन। ठीक है, तो और क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको एक बार और 2 से 3 क्वेश्चन आपको लास्ट में दूंगा। अब हम चलते हैं कोलराउस लॉ की तरफ। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ क्या होता है? सबसे पहली चीज, ये जो लॉ होगा हम आगे बताएंगे क्या होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए यूज होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? जो 100% ब्रेकडाउन होता है जिनका। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन? जिनका 100% ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो ये वो लो जो दोनों के लिए अप्लाई होता है, और ये इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन से। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो आयन से इसका इंडिपेंडेंट माइग्रेशन कर दो, मतलब उसको खूब सारा डाइल्यूट कर दो, ये वो होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन एनी इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मैं बताऊंगा आपको क्या होती है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कोई भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनायंस एंड केटायन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। तो हम जिससे अगर फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यहां पर इनफाइनाइट का साइन इसलिए लगा रखा है क्योंकि एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं। ये चीज ध्यान रखना, कोलराउस लॉ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का मतलब है कि हम यहाँ पे इनफाइनाइट डायल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। तो ये जो इसकी लेमडा है हमें, वो हम इनफाइनाइट पे निकाल रहे हैं कि इनफाइनाइट डायल्यूशन करने पे क्या होगा। तो यही क्या है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये किसके इक्वल होगी? एक्स इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन। एक्स क्या है? नंबर ऑफ केटायन। मैं कहता था 2 केटायन, उसकी कंडक्टिविटी सपोज मैं कहता तो 5 है, तो और उसके मोलिकुल्स कितने हैं? 2 है, तो टोटल 1 की 5 तो 2 की 10। ठीक है ना, इसलिए हमने यहां पर x लगा रखा है। प्लस y क्या होगा? नंबर ऑफ एनायंस हो जाएंगे इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ठीक है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जैसे मैं कह देता हूं आपके पास कोई भी एक एग्जांपल है, Al2SO4, Al2, लेट मी चेक, Al2SO4 होल थ्राइस, ये आपके पास एक एग्जांपल है। अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो किस में तोड़ोगे? 2Al3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, और SO4 2 माइनस भी कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे? 3SO4 2 माइनस। तो मैं कह देता हूं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस कितनी हो जाएगी? X इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटाइन। X मतलब कि नंबर ऑफ केटाइन कितने हैं हमारे पास? 2 है, तो 2 इंटू लेमडा m एट इंफिनिटी, किसका? Al3 प्लस का, प्लस एनायंस कितने हमारे पास? 3 है बच्चों, तो 3 लेमडा m इंफिनिटी SO4 2 माइनस। ठीक है, तो आपको यहां वैल्यू गिवन होगी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 प्लस की ये होगी, SO4 2 माइनस की ये होगी। आप ये फॉर्मूला लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यही क्या होता है, हमारा कोलराउस लॉ होता है। बहुत ही सिंपल लॉ है, इसके अंदर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना बच्चों, कई बार क्या होता है कि ये कोलराउस लॉ में अभी आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कई बार आपको लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछता है। ठीक है, तो आपको उसमें घबराना ही नहीं है। हमें एक ही बात पता है कि सर क्या बात,
आप हर बार क्या नई नई बातें ले आते हो। ठीक है, मैं ऊपर की डेफिनेशन हटा रहा हूं। हमने अभी अभी जस्ट एक चीज पढ़ी थी, एक टॉपिक पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म्स में, लास्ट वाला, कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में रेशियो। जब हमने देखा था कि लेमडा एम इन जो था और लेमडा एन इक्विवेलेंट जो था वो एक्स के इक्वल था। तो यहां पर भी सेम चीज है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, लेमडा एम इंफिनिटी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय लेमडा एन इंफिनिटी, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स की हो जाएगी। तो आपको ये तो निकालना आती है, आपसे ये पूछेगा तो वैलेंसी फैक्टर लगा दो, आंसर आपके, ठीक है ना। अब सर ये वैलेंसी फैक्टर कैसे लगाएंगे, तो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ। आप यहां पर देखोगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर है। रिएक्शंस में जाओ, ठीक है ना, 2Al3 प्लस, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। तो इसकी जो भी आंसर आएगा उसको 6 से डिवाइड कर दो, आपको लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यहां से मिल जाएगी। तो ये क्या थी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का टॉपिक था। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एक बहुत जनरल क्वेश्चन बताता हूं इसका आपको। अब यहां पर बच्चों आप देख सकते हो, आपको एक क्वेश्चन दिया है मैंने, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl की आपको दे रखी है x, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको HCl की दे रखी है y, और वही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर CH3COONA जो कि एक सॉल्ट है, इन दोनों की बात बन सकता है। इस पूरे प्रकरण के अंदर जो बना वो क्या है, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Z है। ठीक है, कि सर ये CH3CO माइनस कहां से है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी कोई न कोई एसिटेट आयन भी यहाँ पर बना होगा सॉल्यूशन। अब वो पूछ रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3COOH की निकाल के बताइए। सर आपने तो अभी कुछ और ही बताया था कि एसिटेट आयन केटायन दे देगा, एनायन दे देगा, तो वो तो ये देगा ही ना बच्चों, वो अलग तरीके का क्वेश्चन था, वो नेक्स्ट अलग कंसेप्ट था, ये अलग कंसेप्ट है। आपको किसके लिए निकालना है, CH3COOH के लिए। तो अब आप ये देखो कि देखो इसको तोड़ो, ये CH3COO माइनस और H प्लस में टूटता है, ठीक है ना। तो ये देखो कि ये एनायन और ये केटायन किस किस में है। देखो CH3CO माइनस इसमें है, हाँ सर है। H प्लस किस में है, कि सर ये रहा H प्लस इसमें है, इन दोनों में। तो एक काम करो ना, इन दोनों को जोड़ दो और जो चीज बची उसको माइनस कर दो, सिंपल, Z प्लस वाई माइनस एक्स, यही आपका आंसर। समझ में आ गया बच्चों क्यों करा हमने ऐसा, ठीक है ना। दोनों उसको आयंस में तोड़ो, एक एनायन एक केटायन, वो एनायन किस में आ रहा है, वो केटायन किस में आ रहा है, दोनों को जोड़ दो, तीसरे को माइनस कर लो। 4 जने भी देंगे ना आपको, तो 4 वाले केस में भी आपको यही करना है, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। तो ये हमारा कोलराउस लॉ हुआ और इस पे बेस्ड 2 तरीके क्वेश्चन हुए। तो हमने शुरुआत बच्चों किससे करी थी, कंडक्टेंस से करी थी। हमने मेटेलिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस देखी। मेटेलिक किससे होती थी, इलेक्ट्रॉन से होती थी, और इलेक्ट्रोलाइटिक आयन से होती थी। फिर हमने इसी कंडक्टेंस की कुछ टर्म्स देखी, जैसे कि रेजिस्टेंस। फिर हमने कंडक्टेंस टर्म्स देखी, 1/r होता है, जो कि जिसकी यूनिट साइमन भी हम कह सकते हैं क्योंकि ओम इनवर्स होता है। फिर हमने रेजिस्टिविटी देखी, रो आर ए अपॉन ऑफ एल, ठीक है, जहां एल अपॉन ऑफ ए क्या था, आपका सेल कांस्टेंट था। फिर हम उसके आगे जैसे बड़े बड़े हमने कंडक्टिविटी टर्म देखी, ठीक है ना। कंडक्टिविटी जो थी उससे हमने क्या बोला, कप्पा। कप्पा क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हमने कहा था। उसके बाद हमने मोलर कंडक्टिविटी देखी, कप्पा इज इक्वल टू 1000 अपॉन ऑफ एम, ठीक है। और फिर हमने क्या देखी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कप्पा इंटू 1000 अपॉन ऑफ एम, ठीक है। दोनों में हमने रिलेशन निकाला, तो लेमडा जो आया था हमारे पास, ठीक है ना, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स। मतलब मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो एक्स टाइम होती है किसकी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। फिर हमने उसके बाद कौन देखा, कोलराउस लॉ देखा, जो कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का लॉ होता है। बहुत कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब अगर एक आपके पास एक मोलिक्यूल या एक पार्टिकल सॉल्यूट का है तो 1000 पार्टिकल सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने क्या करे, 2 तरीके के कंसेप्ट देखे थे, कि जो इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट की, वो किसके इक्वल होती है, सम ऑफ बोथ केटायंस एंड एनायंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी,
इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे कि उसको वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दो, आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक ये वाला तरीका क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, तो ये हमारे आज का ओवरऑल पूरे जो लेक्चर था उसकी समरी थी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, दोनों ही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो बच्चों, ये मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, एक मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो दोनों को आप जरूर सोल्व कीजिएगा। ठीक है ना बच्चों? पहला वाला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके होने वाला क्वेश्चन है, और जो आप सेकंड क्वेश्चन भी आप करोगे बहुत ही आसान से हो जाएगा। ठीक है ना? मैं इसका आंसर तो लिख नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही मैंने आंसर लिखूंगा आपको तो आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है ना? वही आंसर होगा, क्योंकि आपको कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ यहाँ पर पूरी कहानी ही खुल जाएगी। ठीक है ना बच्चों? तो आप इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हमारे एजुको चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे हमारे अगले लेक्चर के अंदर, जो कि बेस्ड होगा केमिकल काइनेटिक्स के रेट ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ के ऊपर। थैंक यू बच्चों।